हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे इरिगेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। स्टेटमेंट न्यूमेरिकल ऐसे करते करते हमने यहाँ पर काफी सारे तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लगाए हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ टच किया है ना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इरिगेशन का देख रहे थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला सवाल इस रो के अंदर आप लोगों से पूछा गया था, 2024 का ही आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है। आज के सेशन का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देखें और हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो एक एक करते हुए जवाब आप लोगों को देना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं। ठीक, कनेक्ट हो जाया करो भाई टाइम टू टाइम, है ना। सबसे पहला देखो ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा गया है। अभी इसके शायद मेरे ख्याल से कुछ सेशन अभी हम और भी लेंगे, है ना। जब तक अच्छे से इरिगेशन नहीं कंप्लीट हो जाता उस तक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पीएमसी की तरफ, उसके भी स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिंगल वाले क्वेश्चंस तो मैंने पहले ही करा दिए हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। अब स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल्स वालों की बारी है। न्यूमेरिकल वैसे बीएमसी सीटी में होता नहीं है, जो भी इक्का दुक्का है वो भी हम लोग यहाँ पर साथ के साथ कर लेंगे, है ना। चलो सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करी गई है। ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद तरह से हम लोग यहाँ पर पानी को छोड़ते हैं। अब कहते हैं कि ये हम लोग किस सिचुएशन के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहला, जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल रहेगा तब, जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तब, जब डिलीवर करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट जोन या प्लांट गेट एग्जैक्टली व्हाट इट नीड्स टू ग्रो ऑप्टिमली। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो, अगर यदि आपके पास अच्छा खासा पानी अवेलेबल है तो हम यहाँ बूंद बूंद सिंचाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हम लोग मेथड लगा देंगे, फ्लडिंग कर देंगे, जिसके अंदर दिक्कत नहीं, पानी की समस्या नहीं है तो फिर आप जाने दो पानी को, है ना। फिर आप पानी की उतनी केयर नहीं करते। ठीक है, तो फिर हम दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा सस्ता होगा कंपेरेटिवली। मेथड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ठीक है, जब पानी आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल रहेगा तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रिप मेथड पे जाएंगे। ये डिलीवर करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट जोन, है ना। तो आप लोगों से कह रहा है कि सीधा सीधा आप लोग क्या कर देते हो कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट के यहीं पे आप लोग पानी डाल देते हो, एकदम रूट जोन पे पानी डाल देते हो। ठीक है, तो कम पानी लगता है हमें, इवापोरेट नहीं होता। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए, अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल, प्लांट को, प्लांट गेट एग्जैक्टली व्हाट इट नीड्स टू ग्रो ऑप्टिमली। प्लांट को हम उतना पानी दे पाते हैं आराम से रूट जोन पे जितना उसको रिक्वायरमेंट है। तो 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन। ठीक है, तो इसरो का आप लोगों का सवाल था, 2024 में आप लोगों से पूछा गया था। आई होप सो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर पाए होंगे, है ना। अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन चलेंगे शुरुआत में, जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा यहाँ पर है ना सेशन, वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला अगला है कि ग्रेविटी डेम पे कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करते हैं। तो देखो अगर यदि यहाँ पर मैं इसको डेम मानूं, लेट मी से ये आप लोग का यहाँ पर एक डेम है, तो देखो डैम है तो इधर पानी भरा रहेगा, बिल्कुल, तो यानी कि वाटर प्रेशर लगेगा। बिल्कुल सर, वाटर प्रेशर लगेगा, है ना। इसके साथ साथ अब देखो यहाँ पानी है, पानी सीप करते नीचे भी जाएगा, तब नीचे से भी प्रेशर लगाएगा एक पानी। देखो पानी है ना यहाँ पर ज्यादा पानी भरा हुआ है अपस्ट्रीम एंड पे, डाउनस्ट्रीम एंड पे कम पानी रहता है। पानी का एक हेड जनरेट होता है जिसकी वजह से पानी यहाँ से सीप करते हुए इधर जाता है। अब इधर से इधर जाता है तो बीच में यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर इसके नीचे से लगाता है, तो अपलिफ्ट भी लगेगा, अपलिफ्ट भी लगेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर अर्थक्वेक को भी कंसीडर करेंगे कि कल को अगर अर्थक्वेक आया तो डैम ना टूट जाए मेरा, उसको भी ले लेते हैं। अब ये तो हो गया पानी का। पानी के साथ साथ यहाँ पर टाइम टू टाइम आप लोगों की वेव्स भी बनती रहती है, वेव्स, इसका भी प्रेशर लगता है। यहाँ पर सिल्ट जमा होती है, सिल्ट का भी प्रेशर लगता है। ठीक है, तो काफी सारे तरह के प्रेशर थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डील किए थे। फिलहाल इनमें सभी दे रखा है, वाटर, वेट ऑफ द डैम, ये है ना, और ये इन सारे के सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, किससे, खुद के सेल्फ वेट से। ग्रेविटी डैम की बात कर रहा हूं, तो सभी तरह के फोर्सेस हमारे यहाँ पर लगते हुए नजर आते हैं। यूकेपीएससी जेई का पेपर नंबर 2 के अंदर पूछा गया सवाल था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी सारे कंपैरेटिवली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, हाँ सचिन कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सचिन, है ना। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर जवाब देते रहे। अब देखो आपसे कह रहा है कि सर जरूरत क्या है इरिगेशन प्रोवाइड कराने की। आप इन स्टेटमेंट को पढ़ो, किस किस जगह आपको इरिगेशन देना है, किस जगह नहीं देना है, ये आप हमें जरा सा बता देते तो मजा आ जाता, है ना। एनएचबीसी टीएचडीसी यही के अंदर आप लोगों से यहाँ पर सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। पहला, अगर रेनफॉल अच्छी खासी हुई है, सफिशिएंट है, बट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन बिकम्स नेसेसरी।
पहला। सेकंड कह रहा है अगर रेनफॉल ज्यादा हो गई है डिमांड से तो क्या उस टाइम पे आप इरिगेशन देंगे? तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मुझे यहां पर एक चीज समझ में आ रही है। देखो सबसे पहले तो ये जितने लोगों को नहीं समझ में आया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो उनको मैं समझा देता हूं। जैसे कि अगर मान लो ये इतना इलाका है जिस इलाके पे मुझे यहाँ पर खेती करनी है ना, इरिगेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास उतनी बारिश नहीं होती या उतना पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है, बारिश ने उतना पानी नहीं दिया है जितना हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, तो इरिगेशन आप कराते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि सर बारिश तो हुई है लेकिन सिर्फ इतने से इलाके में बारिश हुई है, हैवी बारिश हुई है लेकिन इतने से इलाके में, इतने इलाके में बारिश नहीं है। यही होता है आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि रेनफॉल तो अच्छी खासी हुई है बट वहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पानी एक इलाके में ज्यादा बरसा है, एक इलाके में बारिश नहीं है ना, या एक इलाके में अच्छा खासा पानी अवेलेबल है दूसरे इलाके में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, तो इधर वाले इलाकों को पानी की सप्लाई कहां से करोगे आप? इरिगेशन के थ्रू। तो यहां पर रेनफॉल आपकी भले ही सफिशिएंट हो बट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आप लोगों को यहां पर क्या देना पड़ेगा? इरिगेशन यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आपकी रेनफॉल अच्छी है, अच्छी खासी, देखो ये इसमें कहती है कि सर बढ़िया से बारिश हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट की वीड सब कंप्लीट हो गई, तो फिर इरिगेशन देखिए करोगे क्या? है ना, इरिगेशन तो तभी चाहिए ना जब क्रॉप को ग्रो करना हो। ये कहना कि बढ़िया बारिश हो गई, सब जगह प्लांट की सब डिमांड फुलफिल हो गई, तो इरिगेशन देखिए करना क्या है मुझे? तो यहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ए ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। तो ओनली ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को यहां पर चीजें समझ में आ गई होगी, आप लोग यहां पर थोड़े से क्लियर होंगे कि किस तरह से चीजों को यहां पर आप लोगों को देखना है। मैं भी आप लोगों के यहां पर कमेंट्स जो है जरा चेक कर लेता हूं किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला, ड्रेनेज किस केस में आपका नेसेसरी बन जाता है? अगला सवाल पूछा हुआ है। देखो ड्रेनेज का मतलब वही है कि देखो आप लोगों के खेत में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो थोड़ी सी ज्यादा बारिश आ गई तो आपके खेत में पानी जमना नहीं चाहिए, वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं बननी चाहिए, है ना, वो क्या करे, पानी आराम से निकल जाए आप लोगों का, ना। तो देखो, तो आप लोग यहाँ पर ड्रेनेज किस केस में चाहते हैं? जब आपकी बढ़िया बारिश हो गई तो वहां पर आपको ड्रेनेज कराना पड़ेगा, पानी जमा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, है ना, इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बननी चाहिए। लैंड को अगर आपने ओवर इरिगेट करा दिया है, यानी कि जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा पानी डाल दिया, उस केस में ये भी बिल्कुल सही है। अगर ज्यादा पानी डाला हुआ है लैंड के ऊपर, जितना जरूरत ही नहीं है प्लांट को, प्लांट से ज्यादा पानी डाल दिया, तो देखो आप लोगों को यहाँ पर ये भी समझना है कि सर देखो एक प्लांट को मेरा जितना पानी जरूरत है ना, एक टाइम तक तो जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यील्ड बढ़ती चली जाएगी, है ना, यानी कि उतनी ज्यादा अमाउंट की फसल निकलेगी आपके खेत से जैसे जैसे पानी बढ़ाओगे। लेकिन एक टाइम बाद अब बहुत ज्यादा पानी देने लगे ना तो फसल आपकी मरने भी लगती है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा पानी दे दिया आप लोगों ने तो वहां पर भी आप ड्रेन करा के ड्रेन ऑफ करा दो पानी को। लेकिन जहां पर स्केंटी रेनफॉल हो, यानी कि जहां पर बारिश नहीं है वहां पर, अरे वहां ड्रेनेज थोड़ी कराएंगे जहां बारिश नहीं हो रही है। स्केंटी का मतलब था कम बारिश, जहां पर बारिश नहीं है वहां पर ड्रेनेज की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है आप रेगिस्तान में जाके कोई ड्रेनेज को सही करेगा क्या? नहीं ना, सीधी सी बात है। तो यही बात है, आप लोगों का 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यूकेपीएससी जेईई का आप लोगों का यहाँ पर सवाल है, यूकेपीएससी में बहुत सवाल है। अगला देखो, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है आप लोगों का कंस्ट्रक्टेड है टू कैरी अ अलाइन केनाल। अब बताओ जरा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर कहां पड़ती है, ये आप लोगों को बताना है। सी ऑप्शन कह दिया था सचिन ने। ये कह रहा है सर एक ऐसी भी कंडीशन होगी, शुरू पर समझ आए, प्रोडक्टिविटी क्या लिखा है आपने, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज है। अगला देखो, अगला क्रॉस ड्रेनेज वर्क। देखो क्रॉस ड्रेनेज वर्क आप लोग हर जगह दे सकते हैं। अगर मान लो आप लोगों को केनाल को ऊपर से निकालना है ना, देखो सभी केस में मान लो आपको केनाल को ऊपर से निकालना है ना, केनाल को ऊपर से निकालना है देन द, और नीचे से आप लोगों को यहाँ पर ड्रेन रखनी है। ड्रेन को आप लोगों को ऊपर से निकालना है और केनाल नीचे रखनी है, या दोनों को सेम लेवल से निकालना है, केनाल और ड्रेन बोथ आर एट द सेम लेवल।
इन तीनों ही केस में आप लोग यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज का मतलब यही है कि सर देखो इस साइड से केनाल निकाल ली और इस साइड से कोई नेचुरल ड्रेन आ रही है, अब इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अब आप एक का पानी दूसरे में नहीं मिलाते, तो हम दोनों को अलग अलग लेवल पे भी निकाल सकते हैं, मिला के भी निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी करके निकाल सकते हो। तो देखो सेम लेवल हो तब भी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, है ना। आप लोग यहाँ पर ऊपर से भी निकाल सकते हो, आप लोग चाहो तो अंदर से भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है वो तो कहां से निकालना है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, है ना। बस अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोगों के बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगला कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप। कंजम्पटिव यूज जिसको हम सीयू से कहते हैं, जनरली इसकी वैल्यू हम इवापो ट्रांसपिरेशन के बराबर मान के चलते हैं, यानी कि हमारे प्लांट को खर्च करने के लिए कितना पानी चाहिए होता है एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर मंथ में, वो उसका मंथली, ईयरली, सीजनली कंजम्पटिव यूज निकल के आता है, या डेली कंजम्पटिव यूज, जैसे भी आप लोगों को निकालना निकाल सकते हो। इसको डेली में निकाल सकते हो, हफ्ते में हफ्ते निकाल सकते हो, पूरा सीजन निकाल सकते हो, फॉर एंटायर क्रॉप निकाल सकते हो, फॉर द एंटायर ड्यूरेशन निकाल सकते हो, इच्छा के अनुसार। कंजम्पटिव यूज का मतलब है कितना पानी कंज्यूम किया है हमारे प्लांट ने, ठीक है। अब वो एक दिन का पूछ ले, एक महीने का पूछ ले, आपसे एक ईयर का पूछ ले, तो ये तो वही है ना कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है एक पर्टिकुलर एरिया पे हमने यहां पर दिया है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको डेप्थ के टर्म में भी लिख सकते हो आप, वॉल्यूम के टर्म में लिखा है तो डेप्थ के टर्म में भी लिखा जा सकता है। कितना एमएम आप लोग यहाँ पर एक एरिया पे कितना एमएम का पानी आप लोग दे रहे हो, या कितना वॉल्यूम का पानी आप लोग दे रहे हो, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। मे बी सप्लाइड पार्टली बाय प्रेसिपिटेशन और पार्टली बाय इरिगेशन। कंजम्पटिव यूज के अंदर तो प्लांट ने कितना पानी लिया वो आता है, और उससे ये मतलब नहीं है कि आपने इरिगेशन के थ्रू ही उतना पानी दिया है, हो सकता है बारिश की वजह से प्लांट को मिल गया हो, उस पानी को भी कैलकुलेट करेंगे, इरिगेशन के थ्रू जो पानी मिला है उसको भी कैलकुलेट करेंगे, बस प्लांट के कंजम्पशन की बात करेंगे हम। अब कंजम्पशन के लिए पानी कहां से आया इस बात का कोई मैटर नहीं करता, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर एकदम करेक्ट निकल के आते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यूकेपीएससी जेई का, अब देखो यूकेपीएससी में कितने सवाल आए, देखो अच्छे खासे ना। हाँ वो बताया था ना कि देखो ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप पानी बढ़ाओगे तो यील्ड एक टाइम तक बढ़ती है और एक टाइम बाद कम होने लगती है, तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट तक तो बढ़ेगी यील्ड, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो घटने लगेगी। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। क्रॉस रेगुलेटर, देखो दो तरह के रेगुलेटर होते हैं, एक होता है क्रॉस, है ना, दो आप लोग देखोगे जनरली ना, एक देखोगे आप क्रॉस रेगुलेटर, और एक आप लोग देखते हो डेट इज हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर, है ना, इन दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दीज टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, आपकी इमोशंस को समझ गया हूँ मैं, आप क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये आप लोगों की यहाँ पर एक केनाल चल रही है, दैट इज द मेन केनाल, मेन केनाल, मेन केनाल चल रही है, और यहां से आप एक ऑफ टेकिंग केनाल निकालते हैं, या पेरेंट चैनल चल रहा है, इसको मैं पेरेंट चैनल कह दूंगा, ये आपका पेरेंट चैनल है, ये कुछ भी ले लो अब आप लोग, है ना, ये पेरेंट चैनल है, और इसमें से एक केनाल आप लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये आपकी ऑफ टेकिंग केनाल है ना, एक केनाल बाहर निकाल रहे हैं कुल मिला के, ठीक है, ये भी आपका पेरेंट चैनल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस जगह पे पानी की सप्लाई देखो, चूंकि बात है कि जैसे एक मान लो कि नदी से एक नहर निकालोगे ना आप, जब भी आप एक नदी से नहर निकालोगे तो आपको यहाँ पर सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर इसमें भी सप्लाई करना है, इसमें भी सप्लाई करना है, तो आप इसमें जो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करते हैं इनको कहते हैं हम लोग यहाँ पर हेड रेगुलेटर, इनको कहते हैं हम लोग यहाँ पर हेड रेगुलेटर। और यहाँ पर पेरेंट केनाल में जो आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। अब देखो दोनों का काम क्या है, हेड रेगुलेटर का काम है कि सर, हेड रेगुलेटर का काम है ठीक है, हेड रेगुलेटर का काम है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर केनाल में, ये केनाल है, केनाल में कब पानी की सप्लाई ज्यादा करनी है, केनाल में कब पानी की सप्लाई रोकनी है, ये वाला काम कौन करेगा, हेड रेगुलेटर करता है। लेकिन ये क्या काम करेगा, अब मान लो पेरेंट चैनल में हमेशा तो पानी रहता नहीं है, अब इसमें आपको पानी सप्लाई करना है केनाल के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, क्रॉस रेगुलेटर को बंद करते ही इधर बढ़िया पानी हो जाएगा,
अच्छा पानी होगा तो आप लोग इधर सप्लाई कर पाएंगे अच्छा खासा, है ना। तो हम पेरेंट चैनल का पानी रोकने के लिए, ताकि आप लोग अपस्ट्रीम डायरेक्शन में बढ़िया अच्छा खासा पानी हो जाए, और ताकि फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकें, इसको चैनल को हम पानी फीड कर सके, उसके काम में हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेगुलेटर को, क्रॉस रेगुलेटर को काम में लेते हैं। तो देखते हैं क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या है। सबसे पहले बात कि ऑफ टेक कैनाल के अंदर पानी की सप्लाई अगर लो हो जाए तो उसको फीड ऑफ करने के लिए काम मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला कि सर देखो यहां से हम पेरेंट चैनल से पानी रोकते हैं, रोकेंगे तो इधर पानी अच्छा खासा हो जाएगा, है ना। ठीक है, सेफ्टी करता है क्या? नहीं, सेफ्टी के लिए हम लोग कैनाल स्टेप लगाते हैं। असिस्ट करता है रेजिंग द वाटर लेवल इन पेरेंट चैनल, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर पानी रोकेंगे तो इधर पानी का लेवल अच्छा खासा हो जाएगा। जब यहां पर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में पानी का ज्यादा अमाउंट का पानी दिखेगा, अपस्ट्रीम लेवल जब बढ़ेगा तो इधर पानी की सप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ गए। दोनों के ही फंक्शन है जो कि आप लोगों को यहां पर याद करने पड़ेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखो पेरेंट में नहीं लगाते हैं। पेरेंट के अंदर तो आप लोगों को बोला ना, पेरेंट कैनाल के अंदर आप लोगों का क्रॉस रेगुलेटर लगता है और यहाँ पर हेड रेगुलेटर लगता है ना। आप श्योर हो जाना यहाँ पर, ठीक है। केनाल हेडवर्क जो है उसके अंदर कौन कौन से तरह के हेडवर्क है। एक होता है डाइवर्जन हेडवर्क, जिसके अंदर आप लोगों की जो नदी है, इस नदी में से ही पानी को डाइवर्ट कर देते हैं केनाल के अंदर, है ना। ये केनाल है और ये आपकी रिवर है। रिवर से पानी अगर यदि आपको डायरेक्टली केनाल के अंदर डालना है तो आप लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, वियर बैराज बनाते हैं, है ना। वियर बैराज बनाते हैं, वीर या बैराज बनाते हैं। इस तरह के हेडवर्क को हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क कहते हैं। कोई भी पेरेनियल रिवर है उसके साथ साथ ही आप लोग यहाँ पर कर दो, है ना। अगला होता है स्टोरेज हेडवर्क। स्टोरेज हेडवर्क किस लिए बनाते हैं आप लोग। स्टोरेज हेडवर्क रहता है कि सर ठीक है, हमारे पास मान लो कोई ऐसी नदी नहीं है जिसके अंदर 365 दिन पानी रहता है, तो हम उसमें से पानी कैसे केनाल के अंदर सप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पूरे पानी को स्टोर करते हैं डैम के पास, और डैम से हम लोग सप्लाई करते हैं, है ना। अगर यदि आप लोगों ने बहती नदी में से, है ना, जो 365 दिन बहती है पेरेनियल रिवर, उसमें से पानी को सप्लाई किया है इधर, तो इस तरह के केस में आप लोगों का बनेगा डाइवर्जन हेडवर्क। और आप लोगों ने पूरे पानी को रोका है डैम के यहाँ, और फिर डैम से सप्लाई किया आपने पानी को रोक के, तो इसको स्टोरेज हेडवर्क कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हेडवर्क नाम से कोई हेडवर्क कैनाल हेडवर्क आप लोग यहाँ पर नहीं डिजाइन करते हैं। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी पे हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन में से किसका टाइप है। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब है पानी को नीचे से ऊपर खींचना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आप लोग यहाँ पर काम करेंगे तो इस तरह की अगेंस्ट ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो जैसे कि आप हैंडपंप से पानी खींचते हैं, हैंडपंप से पानी खींच रहे हो, पानी नीचे से ऊपर आप लोग उठा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी आप लोग उठा रहे हो, इस तरह की इरिगेशन को हम लोग कहेंगे। जैसा कि हम लोग जनरली करते हैं ना, मोटर वगैरह चला के, है ना, नीचे से ग्राउंड के अंदर बोर कर देते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं, तो इस तरह की इरिगेशन को कहते हैं। अब ये इरिगेशन आपका पेरिनियल में नहीं आता। पेरिनियल इरिगेशन में 365 दिन बहने वाली नदियों से अगर यदि आप कोई पानी निकालते हैं तो उसको कहते हैं। इसमें ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लो आप लोगों का रहता है ना। नदियां बहती है ग्रेविटी के साथ, अगेंस्ट द ग्रेविटी गया क्या, नहीं गया। अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे जाऊंगा, जैसे नीचे आप लोगों ने यहाँ पर बोर करके पानी निकाल दिया, मोटर से आप लोग यहाँ पर करते हैं, है ना जनरली। फ्लड इरिगेशन कैसा इरिगेशन होता है। फ्लड इरिगेशन होता है कि जब आप लोगों के पास बढ़िया अच्छा खासा टाइम का पानी आ गया, मान लो बरसात का सीजन है, अच्छा खासा पानी आप लोगों का आ गया, तो आप कुछ टाइम के लिए खोल देते हो केनाल को, ताकि सारा पानी जो है बह जाए एकदम बढ़िया तरीके से खेतों में चला जाए। उस टाइम पे बरसात का सीजन के आसपास आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जनरली वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे पेलियो इरिगेशन हम लोग यहाँ पर जनरली कर रहे होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे आप लोगों ने पहले ही डाल दिया खेतों में पानी, ताकि खेत में अपनी फील्ड कैपेसिटी पे आ जाए, ताकि आगे उसको पानी की कम सप्लाई की नीड पड़े। फ्लड इरिगेशन कहते हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों का लिफ्ट इरिगेशन का टाइप नहीं है, इसमें भी हमने जनरली खोल दिया है। ये समझो आप लोगों ने केनाल को खोल दिया है बड़े अच्छे तरीके से, सब जगह पानी बह जाने दिया आपने। तो ये दोनों के दोनों ही आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नहीं है लिफ्ट इरिगेशन के, ये आपसे कह दिया मैंने। अगला, किस तरह के डैम बनाए जा सकते हैं इरिगेशन के लिए। कोई से भी बना दो डैम। डैम का क्या है, अर्थन डैम से नहीं हो सकता, हो सकता है क्या टिम्बर डैम से नहीं हो सकता, पानी तो रोकना है आपको। यहाँ पर आग डैम से नहीं हो सकता, हो सकता तीनों तरह के डैम आप लोग कर सकते हो। ये तो बस मटेरियल के हिसाब से आपने बोल दिया, मटेरियल के हिसाब से आप बोल दे रहे हो कि अर्धन डैम है कि टिम्बर डैम है, ये आग डैम अलग तरह का डैम है ना। कैनेडी थ्योरी के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। आई होप तो चीजें समझ में आ रही होगी।
ये सचिन कह रहा है ऑल, हाँ ऑल पिछले वाले का तो करेक्ट इनकरेक्ट। कैनेडी ने अज्यूम किया है दैट सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन बिकॉज ऑफ एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड। अब देखो कैनेडी, देखो दो आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो कैनेडी के देखते हैं, है ना, आरजी कैनेडी, राम गोपाल कैनेडी। उन्होंने आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहले बोला था कि किस तरह से कैनाल को डिजाइन करना है, वो बताया था आपको। उन्होंने बोला था कि रिजाइन की कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। रिजाइन की कंडीशन के लिए हमसे यहाँ पर सबसे पहली चीज थी कि कैनेडी ने एज्यूम किया था कि सिल्ट को हमें सस्पेंशन में ही रखना है, यानी कि ना तो स्कोरिंग होनी चाहिए ना ही आप लोग का इरोजन होना चाहिए। तो सिल्ट को सस्पेंशन में रखने के लिए हमने यहाँ पर एडी जनरेट ले देते हैं फ्रॉम द बेड, हालांकि साइड से भी होती है फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन हम एडीज को जनरेशन मानते थे हमेशा। कहां से, जैसे कि अगर यहाँ से पानी बह रहा है तो सिल्ट नीचे बैठने की कोशिश करेगी, सिल्ट का खुद का वेट है, सिल्ट नीचे बैठने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि पानी यहाँ पर बह रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन की वजह से एडीज जनरेट होगी जो कि इसको सस्पेंशन में रखेगी और बहते बहते ही सिल्ट पार्टिकल निकल जाएगा। तो ऐसा कैनेडी में जूम किया था, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन कैनेडी की थ्योरी अप्लाई करते हैं हम चैनल डिजाइन के अंदर, इसके अंदर ट्रायल और एरर प्रोसीजर नहीं होता, ऐसा कह रहा है। क्या नहीं होता, क्या नहीं, कैनेडी ने बार बार अलग अलग डेप्थ पर ट्राई कर करके एक ऐसा चैनल निकाला था ताकि हमें यहां पर कुछ मिल पाए, आसानी से जो रिजल्ट है वो हमें ऑब्टेन हो पाए, रिजाइन कंडीशन हमें मिल पाए। इसके लिए उसने बार बार ट्रायल किए थे, हर एक अलग अलग डेप्थ पर ट्रायल किए थे। जब हमें एक्चुअल रिजल्ट मिल जाते थे तब हम लोग रुक जाते थे। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किया होता तो ये बिल्कुल गलत है, इट इन्वॉल्व्स, है ना, इसके अंदर है भाई, है ना, हिट एंड सॉरी ट्रायल एंड एरर मेथड। पहली बार लगाओगे वेलोसिटी निकालोगे, फिर उस वेलोसिटी को एक्चुअल वेलोसिटी से आप लोग यहाँ पर कंपेयर करोगे, है ना। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली, क्रिटिकल वेलोसिटी को जो वेलोसिटी हमारी सही में निकल के आ रही है उससे कंपेयर करेंगे, बराबर आती है तो ठीक, नहीं आती तो दोबारा नई वेलोसिटी लेंगे, है ना। तो ए तो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। अगला अगला मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से देखो आरआरबी का पेपर जो है वो आ गया है नजदीक, है ना। देखो आरआरबी का पेपर जो है नजदीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोशिश करना इधर आप लोग यहाँ पर, ठीक है भाई, ट्राई करते रहा करो। आरआरबी का पेपर है नजदीक, आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कि भाई जल्दी से जल्दी सिलेबस आप लोग निपटाओ और बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर काम करना चालू करो, है ना। सबसे पहले एक लेवल क्रॉसिंग के अंदर केनाल वाटर एंड ड्रेन वाटर आर अलाउड टू इंटरमिंगल विद द। अब देखो लेवल क्रॉसिंग कब बनता है, जब मैं कह दूं कि मुझे यहाँ पर देखो 2023 एसएससी जेईई का सवाल है, आप लोग अगर यहाँ पर सोच रहे हो कि सर देखो इस साइड से आ रही केनाल, इस साइड से आ रही केनाल और इस साइड से आ रहा ड्रेन, है ना, नेचुरल ड्रेन और केनाल आप लोगों को मिक्स कराना है ना, केनाल को और ड्रेन को आप लोगों को मिक्स कराना है एक सेम लेवल पे, है ना, ऊपर नीचे नहीं, सेम लेवल पे। तो इस केस में आप लोगों का यहाँ पर काम में आता है क्या, इस केस में आप लोगों का यहाँ पर काम आएगा लेवल क्रॉसिंग, है ना। जब इन दोनों को मैच करा दो तो फिर यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग बनता है, लेवल क्रॉसिंग बनता है। इनमें इन दोनों का पानी आपस में मिक्स होगा और फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है लेवल क्रॉसिंग में केनाल वाटर और ड्रेन वाटर जो है वो आपस में इंटरमिंगल होते हैं एक साथ। लेवल क्रॉसिंग जनरली प्रोवाइड करते हैं जब एक लार्ज केनाल और एक ह्यूज ड्रेनेज अप्रोच करता है प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल, ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर यदि आप लोगों के पास ऐसा है कि भाई लार्ज अमाउंट का केनाल का पानी नहीं है या लार्ज ड्रेनेज नहीं है, फिर आप इनपुट आउटपुट सिस्टम देते हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों अच्छे खासा पानी रखते हैं तो लेवल क्रॉसिंग बनेगा, अदरवाइज आप लोग इनपुट और आउटपुट के ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो बोथ स्टेटमेंट हम लोगों के यहाँ पर ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 1 एज वेल एज स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्ट, और ये आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना है, ठीक है। बढ़े आगे। सचिन समझ में आ रहा है सब, है ना, आई होप सो। देखो सचिन तो मेरे पास सचिन कह रहा है कि सर सब कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे तरीके से, ठीक है। निकल गया बी, आ गया आपका भी, बढ़े आगे, है ना। और देखो ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि लेवल क्रॉसिंग से ही क्यों हुआ ये, है ना। अगला ऑप्शन दे रखे हैं, ड्यूटी विल बी लेस फॉर ए क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, ड्यूटी क्या कम होगी। अच्छा ये बताओ, एसएससी 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग लगा भी लेंगे आराम से, है ना। ड्यूटी विल बी लेस फॉर ए क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर,
क्या ड्यूटी कम, देखो ड्यूटी बराबर क्या होता है, ड्यूटी विल बी इक्वल टू द कितने डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट करा पा रहे हो आप। देखो अगर आपसे कह दिया अगर यदि क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए है ना, तो सेम डिस्चार्ज पे क्रॉप ज्यादा पानी ले रही है, डिस्चार्ज सेम है, इसको सेम मान के चलना फिलहाल, तब समझ पाओगे, इसको सेम मानना। मान लो आपके पास 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज है, एक क्रॉप है जो कि ज्यादा पानी लेती है, अगर क्रॉप ज्यादा पानी लेती है तो कम ही एरिया आप लोग इरिगेट करा पाओगे क्योंकि क्रॉप ज्यादा पानी ले रही है, तो एरिया इरिगेटेड विल बी लेस, ड्यूटी विल बी लेस। ठीक है, तो ड्यूटी विल बी लेस इफ क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए आप एरिया क्या कर पाओगे, कम इरिगेट कर पाओगे क्योंकि ज्यादा पानी लग रहा है, तो कम ही एरिया पे वो पानी सप्लाई हो पाएगा। अगर मान लो एक ही पर्टिकुलर डिस्चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, अगर यदि मान लो पानी पूरा का पूरा या मैक्सिमम पानी चला जाता है नीचे की तरफ, जमीन के अंदर परकुलेट हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो आप एरिया इरिगेट कर पाओगे ज्यादा, नहीं, एरिया फिर से आप कम इरिगेट कर पाओगे, तो ड्यूटी अगेन कम होगी, यहां पर मोर लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों का गलत स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे देखना है ना, एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज से कितना एरिया आप इरिगेट करा पा रहे हो, वो आप लोगों को यहां पर समझ के चलना होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखें। हाँ, पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए एरिया मोर इरिगेटेड, बिल्कुल सचिन। ओके, अगला देखो, वियर क्या है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर फॉर हेडिंग अप ऑफ वाटर अफेक्टेड बाय द गेट सलोन। बताओ जरा where is this structure constructed across a river for heading up of water affected by the gate saloon। आपको यहां पर निकालना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट आंसर है ऑन द मैचिंग। चेक करेंगे, बैराज जो है सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन है। अच्छा एक बात बताना आप, सिंपल सी, जो वायर होता है और बैराज होता है उसमें डिफरेंस क्या है। देखो वायर जो होता है वो आप लोगों का यहाँ पर क्रेस्ट सेगमेंट होता है ना, यानी कि अगर यदि आप पूरा का पूरा पानी है ना या मैक्सिमम पानी आप लोग इस क्रेस्ट सेगमेंट से रोक रहे हैं तो इसको हम वायर कह देंगे। अगर आप मैक्सिमम पानी अपना गेट से रोक रहे हैं, यानी क्रेस्ट सेगमेंट तो नहीं बनाया आपने, गेट बनाया हुआ है, गेट से रोक रहे हैं, तो इसको हम लोग बैराज कह देंगे। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। वायर में पूरा पानी आप लोगों का एक क्रेस्ट सेगमेंट रोकता है, या कह दो सीमेंटेड कंक्रीटेड इम्परमेबल सरफेस रोकती है, यहाँ पर गेट आप लोग के रोकते हैं। इसने कह दिया कि सर हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग गेट से रुकवा रहे हैं, तो गेट से रुकवा रहे हैं तो वायर थोड़ी हुआ है, ये हुआ बैराज, तो पी आप लोगों का गलत हो गया। स्टेट पी अगर गलत हो गया तो आप लोग यहाँ पर वैसे ही समझ पा रहे हैं बड़े आराम तरीके से। अगला बैराज कह रहा है कि बैराज सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं, बैराज के अंदर आप लोगों का क्या था, बैराज के अंदर हमारा गेट था, गेट इसने बोला नहीं तो ये भी गलत हो गया। डिवाइड वॉल क्या होती है, डिवाइड वॉल आप लोगों के यहाँ पर, डिवाइड वॉल क्या करती है, आप लोगों के पास अंडर स्लूइसेस को, जैसे कि अगर यदि यहाँ पर ये नदी जा रही है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं वायर बैराज, तो यहाँ डिवाइड वॉल बना रहता है, इसका एक साइड वाला पार्ट अंडर स्लूइसेस रहता है, अंडर स्लूइस, और एक वाला साइड वाला पार्ट आप लोगों के यहाँ पर वायर रहता है, तो ये इन दोनों को डिवाइड करती है। तो डिवाइड वॉल जो है राइट एंगल पे लगती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ वायर। इस वायर की एक्सिस के राइट एंगल पे लगी है क्या, बिल्कुल सा लगी हुई, ये डिवाइड वॉल है आपकी, ये डिवाइड वॉल है ना, राइट एंगल पे लगी, बिल्कुल लगी, और प्रिवेंट करती है क्रॉस करंट को। और ये यहाँ पर काम क्या करती है कि सर देखो जो भी पानी इधर आ रहा है वो स्टेबल हो, उसमें करंट नहीं हो बहुत ज्यादा ना, तो उसको रोकने का काम करती है यहाँ पर ये। तो आर वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बनाएंगे जरा, तो आर वाला स्टेटमेंट सही है, प्रोवाइडेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वायर। नहीं, फिश लेडर, देखो फिश लेडर भी आप लोग यहाँ पर, ये आप लोग की परपेंडिकुलर पर है, यहाँ पर ही फिश लेडर लगी रहती है इसी के पास में, डिवाइड वॉल के पास में, सेम ऐसी है ना, ये फिशेस का माइग्रेशन तो कराती है बट ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वायर नहीं रहती, परपेंडिकुलर रहती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इंटेक दे रहे हैं, इंटेक इज नथिंग बट आप लोग केनाल से पानी या रिवर से पानी किस तरह से निकाल पा रहे हो, सारे के सारे इंटेक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। ये मान लो जैसे कि मेरे पास ऊपर टंकी में पानी है, टंकी का पानी अगर मैंने पाइप से निकाल दिया तो पाइप मेरे लिए एक इंटेक स्ट्रक्चर का काम करेगा, है ना।
आप बस ये है कि कैनाल से या किसी भी चीज से आप लोग पानी कैसे निकाल पाओगे, यूज कर पाओगे, उसी तरीके से समझो आप लोग इंटेक को। वियर इंटेक एक तरह का कैनाल इंटेक नहीं, वियर से हमारा वियर एक कैनाल इंटेक नहीं कहलाता है, वियर से हम पानी नहीं ले सकते है ना, उससे कैनाल के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट आप लोग यहाँ पर कराते हैं। हाँ, पाइप इन रिवर इंटेक बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटी कंड्यूट आप छोटी छोटी नालियां बन के निकाल लो, उसमें से पानी आप लोग निकाल सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्यू और आर जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आएंगे फॉर द इंटेक। इफ यू आर अच्छा स्टेटमेंट नहीं है ना, देयर आर दो स्टेटमेंट, वन लेवल एज स्टेटमेंट एंड अदर लेवल ये यू आर एग्जामिनर डी टू स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को देखना है, आपको बताना है नीचे वाला कौन सा ऑप्शन सही। Cross drainage structure aqueduct is constructed to negotiate an aligned channel over below or same level of the stream। बताएंगे जरा। मेरे ख्याल से देखो ऐसा कोई टफ सवाल आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछ ले रहे हैं, है ना, अच्छे सवाल हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। इसी तरह से प्रैक्टिस, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं वहां पर, फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है जब हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन से दिक्कत होने चालू हो जाती है। इनसे बचने के लिए क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि देखो जब क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है तो हमें मजा नहीं आता करने में, है ना। ईएसी प्री 2023 के अंदर एज वेल एज जेकेएसएसबी जेई के अंदर आप लोगों से पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मैं अच्छे ही पूछवाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा मजा आप लोगों को भी आना चाहिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहां पर आप लोग नर्वस नहीं होंगे, वरना एंड टाइम पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है, सर नर्वसनेस आ गई थी, दिक्कत आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था सर कैसे क्या करेंगे, अटेम्प्ट आ रहा सब कुछ था। वो इसीलिए ना क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी कम है। आप लोग कॉन्सेप्ट पे पकड़ तो अच्छी है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ तो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट वाले सवालों से यही फायदा होता है कि हर एक स्टेटमेंट आप लोगों का बहुत सारी चीजों को लेके चला रहता है। जैसे कि सवाल देखो आप, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर एक्वेडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड टू नेगोशिएट एन अलाइंड चैनल ओवर बिलो और सेम लेवल। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्वेडक्ट किस केस में बनता है ये हमें सबसे पहले देखना है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर ऊपर भी बनाए जा सकते हैं, नीचे भी बनाए जा सकते हैं, बीच में बनाए जा सकते हैं, यानी कि ड्रेन और वो ऊपर नीचे हो सकता है, ड्रेन और कैनाल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक्वेडक्ट किस केस में बनेगा, जब कैनाल ऊपर होगी और ड्रेन नीचे होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ऐसे समझना था। अगला, एक्वेडक्ट को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे जब फुल सप्लाई लेवल कैनाल का मच हायर होगा देन एचएफएल ऑफ अ स्ट्रीम के। तो ये मैं कहता तो आया हूं, कैनाल ऊपर रहेगी ना भाई, कैनाल अगर ऊपर है और ड्रेन नीचे है और कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है ये बहुत ऊपर है देन द एचएफएल के, तो आप लोग एक्वेडक्ट बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो एकदम सही है, बट स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आप लोग का फॉल्स बन के आएगा। तो ऐसे आप लोगों को यहां पर देखना है ना। ईएसी का सवाल है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, यहां पर भी हम गलती करते हैं, वहां पर भी हम गलती करके आते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला, यहां पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों को पढ़ो, तीन दे रखे हैं, तीनों को पढ़ो। पहला, जब हम लोग यहाँ पर लेसी की थ्योरी, देखो यहाँ ना लेसी की एल्यूम थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। लेसी ने क्या बोला था, लेसी ने आप लोगों को बोला था कि अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर बनाने हैं तो कुछ आपको यहाँ पर अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। जैसा पहला, सिल्ट चार्ज सिल्ट ग्रेड दोनों कांस्टेंट लेने हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ना, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। चैनल जो है वो अनलिमिटेड एंड इनकोहेरेंट एल्यूमिनियम होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सर जिस तरह का पार्टिकल है ना, पार्टिकल का जितनी आसानी से आप इरोजन कर पा रहे हो उतनी ही आसानी से आप उसकी सिल्टिंग भी करवा देना, यानी कि पार्टिकल को बैठने में और पार्टिकल को उठने में बराबर ही लेवल का दुख होना चाहिए, है ना। समझ में आई बात नहीं है? देखो, तो कोई भी पार्टिकल जो कि नदी के अंदर है, अगर उसका इरोजन थोड़ी सी भी वेलोसिटी बढ़ा के हो जा रहा है तो थोड़ी सी भी वेलोसिटी घटे तो वापस बैठ भी जाए, ठीक है, ताकि चैनल हमारा यहां पर क्या रहे, सेम रहे। तो ये भी बिल्कुल सही है, हम लोग यहां पर इनकोहेरेंट एल्यूमिनियम के अंदर मान के चलते हैं। शियर रेजिस्टेंस के बारे में हम बात नहीं करते हैं कि कांस्टेंट मान के चलेंगे, हम ऐसा नहीं मान के चलते हैं, हर जगह का अलग अलग हो सकता है। हमने सिर्फ शुरुआत के दो स्टेटमेंट को ही हमने यहाँ पर लेके चले हैं, उसी के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। ऊपर के दो स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर सही है, तीसरा गलत है। आप लोगों से पूछ क्या रहा है ये पहले देख लो भाई। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ओनली S3, डी ऑप्शन। ये मत लगा देना भाई, है ना, इनकरेक्ट पूछा है तो S3 लगेगा। अगला, कोफर डेम क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर आपको यहां पर काम करना है ना,
इस जगह पे काम करना है, ये नदी नहर नाला जो भी आप लोग यहाँ पर बनाना चाहो बना लेना है ना, यहां से यहां पर काम करना है। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन डैम वेम का हो नहीं पाएगा, तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसका पानी इधर सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर बना देते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आप लोग यहां पर क्या कर दोगे, इस पूरे पानी को इधर से इधर सप्लाई करवा दोगे थोड़े टाइम के लिए। फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया आपने, फिर इसको हटा देंगे। तो ये जो टेम्पररी डैम आप लोगों ने बनाया था, ताकि यहाँ का पानी इधर सप्लाई कर दिया आप लोगों ने, और बीच में जो भी आपको काम मेजर आप लोगों को यहाँ पर डैम बनाना था वो आपने बना दिया, तो ये आपका कॉफर डैम कहलाता है। तो कॉफर डैम टेम्पररी डैम है, और आप लोगों का यहाँ पर पानी को एग्जीक्यूशन साइट से आप लोगों को यहाँ पर दूर रखने का काम करता है। स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों का यहाँ पर जो है ड्राई सरफेस पे बना रहता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, ए कॉफर डैम शुड बी अर्थ एंड नॉट रॉकफिल। बताएंगे जरा, देखो दोनों स्टेटमेंट देंगे। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने आपको बोल दिया परमानेंट डैम को बनाना है वहां पर, तो उसी काम पे आपके काम आता है। कॉफर डैम को कैसा भी बनाया जा सकता है, स्टील का बना दो, टिम्बर का बना दो, रॉकफिल का बना दो, अर्थ का बना दो, आपकी इच्छा पड़े जैसा बना दो। टेम्पररी स्ट्रक्चर है, कुछ टाइम के लिए बनाना है, कुछ टाइम के लिए नहीं बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर कह देंगे स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर बी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन। सही लगा दिया? कितने लोगों का सही? बहुत राइट कैसे कर दिया आपने? नहीं नहीं, वो तो कैसा भी बनाया जा सकता है ना भाई, उसमें कोई किसी की वश की बात थोड़ी है, आपकी इच्छा पड़े वैसे बनाओ आप। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मीटर फॉल, मीटर फॉल क्या होता है? मीटर फॉल क्या होता है? मीटर फॉल का मतलब होता है कि सर, अच्छा देखो किसी भी चीज का बिल लगाओगे तो बिल का पता कैसे चलता है, कितने यूनिट का आपने कंजम्पशन किया है। मीटर फॉल हम लोग उस तरह के फॉल को कह देंगे जिस तरह के फॉल में आप लोग ये पता लगा पाए कि कितना डिस्चार्ज चल रहा है भाई, है ना। अगर यदि आप केनाल के डिस्चार्ज की काउंटिंग बाय द फॉल कर सकते हैं, तो ऐसे तरह के फॉल को आप लोग यहाँ पर मीटर्ड फॉल आप लोग कह देते हैं। तो इसमें यहाँ पर टोटल 4 फॉल आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से 2 ही फॉल ऐसे हैं जो कि मीटर्ड वाले हैं, जिनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो होता है फ्लूम ग्रेसिस, एक होता है फ्लूम्ड बेफल। तो फ्लूम्ड बेफल और फ्लूम्ड ग्रेसिस जो है ये इस तरह के फॉल हैं, ये बाकी दोनों नॉन मीटर्ड फॉल है ना। ए और सी जो है दोनों करेक्ट आंसर निकल गया है। अगला है ना, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। अगला अगला देखो आप, है ना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल। फ्लड को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इनमें से कौन कौन सी चीजें आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि लिविज क्या होता है, लिविज जैसा उठा हुआ पार्ट है ना, अगर आपको फ्लड कंट्रोल करना है तो आप लिविज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई मना कर रहा है क्या आपको? नहीं कर रहा ना, कोई करे तो बताना मुझे, ठीक है। बताओ जरा, अगर देखो कहीं पे फ्लड आ रहा है, जैसे कि मान लो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे फ्लड आ रहा है ना, पानी इधर उधर बाहर निकल सकता है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा लीविस बना दो और ऊपर बढ़ा दो भाई, सरफेस को और ऊपर बढ़ा दो। ये लो साहब, अब पहले पानी यहां तक रोक पा रहे थे, अब यहां तक पानी रोक पा रहे हैं ना। तो फ्लड कंट्रोल के लिए आप लीविस बना सकते हैं आराम से, फ्लड वॉल बना सकते हैं, है ना, साइड में आप लोग बड़ी सी वॉल बना दो, फ्लड वॉल बना सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन चैनल, नहीं, डाइवर्जन चैनल तो आपके कैनाल का पानी सप्लाई करने के काम आते हैं, उसके प्रिवेंशन काम नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर, स्टोरेज रिजर्वायर का होता है डेम, बड़े बड़े डेम बना लो ताकि पानी आप लोग का आगे ना जाए, है ना। तो 1, 2 और 4 ये आप लोगों के करेक्ट आंसर बन जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। देखो बड़े बड़े डैम बना लो, देखो अगर मैं कह दूं किसी नदी में ज्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ को रोकना है आगे की तरफ, तो क्या करोगे, डैम बना दो, स्टोरेज रिजर्वायर बना दी, ठीक है। आप लोग क्या कर दो, साइड में उसकी दीवारें खड़ी कर दो बड़ी बड़ी नदी के आसपास, नदी में से पानी छलक के बाहर नहीं जाएगा, है ना, हो गया काम। भाई नदी में पानी रहा उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, नदी से अगर किसी शहर में या गांव में घुस गया तो गांव तबाह हो जाएगा, उसमें दिक्कत है, जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए आप लोग की, है ना, ये वाली बात। अगला, लीचिंग क्या होती है? देखो लीचिंग का मतलब होता है पानी आप ऊपर नीचे जो करते हैं उसको आप लोग लीचिंग कहते देते हैं, है ना। जैसे कि मेरा खेत है, इस खेत के अंदर बहुत सारे सोल्ट्स मौजूद रहते हैं। देखो हम तरह तरह का जो है पेस्टिसाइड्स, केमिकल वगैरह जो है, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ डालते रहते हैं। इसकी वजह से जमीन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स आप लोग के इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो जमीन को धोना ना वही लीचिंग कहलाता है, कि जमीन के ऊपर मैंने पानी डाल दिया, तो इस पानी से क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे, देखो जब जमीन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद है तो इसको धो दूंगा अच्छे तरीके से जमीन को, तो इसमें से ये घुल के और ये निकल जाएंगे खेत में से बाहर, खेत में से बाहर निकाल, इसी को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, लीचिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर जमीन को धो के जो भी सॉल्ट्स वगैरह मौजूद है उसको हम लोग निकाल पाते हैं। लीचिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच alkali salts present in the soil are dissolved and drained
एसिडिक सोइल्स आर रिकलमेंट बाय लीचिंग। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम जो सोल्ट्स हैं उन सोल्ट्स को घुल के डिसोल्व करके बाहर कर सकते हैं, लेकिन अगर सोइल ही एसिडिक हो गई है तो फिर क्या लीचिंग से रिक्लेम करी जा सकती है? ये बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है उन्होंने, है ना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है कि आप कर सकते हो भाई, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट देख के आप लोग यहाँ पर जवाब बताएं। देखो एसिडिक सोइल है उसको अगर यदि आपको अच्छा बनाना है वापस से, तो भाई एसिड को तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग मिलाते हैं लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन मिलाओ और फिर लीचिंग करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आप लोगों का गलत हो जाता है, ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये भी जीपीएससी या गुजरात पीएससी का आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन रहा हुआ है, तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आने लगी होगी, है ना। ओके हाँ, ऑनली है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगला देखिए, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। इसका मतलब होता है कि सर देखो जमीन के अंदर पानी डालना है आपको आर्टिफिशियल तरीके से, ऑटोमेटिक तो डल ही जाता है, बारिश आई इन्फिल्ट्रेशन हो गया। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनिकेट्स बना देते हैं, बिल्कुल सही बात, एनिकेट्स कुछ नहीं है, गड्ढे ही है, गली प्लजिंग कर देते हैं, ये भी अच्छा काम है। पोन्स बना देते हैं, ये भी अच्छा काम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे भी कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से या तो खुद का काम ले लो या जमीन के अंदर पानी जाने दो, चारों ही काम सही है। वैसे तो चारों से ही आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से वुड बी द गुड ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही निकलेंगे, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप पानी स्टोर भी कर सकते हो और आप चाहो तो उनको ग्राउंड में भी डाल सकते हो सीधा सीधा, है ना, जैसे पार्क में छोड़ दिया, गार्डन में छोड़ दिया, है ना। हम जनरली दोनों ही काम तरीके से हम लोग जो काम करते हैं वो आप लोग के यहाँ पर निकल के आएंगे। ये आप लोग का तरीका है, करना चाहो तो कर सकते हो। कैनेडी थ्योरी का आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, तीनों को पढ़ो। क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ channel is the mean velocity which is sufficient to prevent the channel from scouring and silting। रिजाइम कंडीशन को निकालने के लिए हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को यूज करते हैं, इसी को हम मीन वेलोसिटी मान के चलते हैं। क्या रिजाइम थ्योरी में कहीं भी आपने क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। हम यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी ही तो निकालते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0.55 m y या d की पावर 0.64। तो ये लो, ये भी हमारा बिल्कुल सही, यही मॉडिफाइड क्रिटिकल वेलोसिटी है। पहला जो फॉर्मूला बनाया था वो ये बनाया था 0.55 y की पावर 0.64 या d की पावर 0.64। फिर बाद में देखा कि वो तो सिर्फ अपर बारी द्वाब चैनल के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर हमने यहाँ पर m कांस्टेंट भी घुसेड़ दिया था बाद में। तो मॉडिफाइड क्रिटिकल वेलोसिटी कैनेडी की थ्योरम से यही वाली निकल के आती है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू हिम क्रिटिकल वेलोसिटी इज लेस देन 1 एंड एक्चुअल वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन सिल्टिंग विल अकर। अगर आपसे कह दिया कि अगर v नोट अच्छा देखो, ये कह रहा है कि अगर सर मान लो v नोट लेस देन है va से, एक्चुअल से, ये होगा शायद, मेरे ख्याल स्टेटमेंट गलत लिख दिया है ना, तो क्या सिल्टिंग होगी? एक्चुअल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द सिल्टिंग विल अकर। मेरे ख्याल से शायद यही कह रहा है ना। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये अच्छा ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि सर देखो v नोट की वैल्यू लेस देन 1 है और एक्चुअल वेलोसिटी लेस देन है क्रिटिकल वेलोसिटी से। अब बताओ क्या होगा। देखो एक्चुअल वेलोसिटी लेस देन आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो यानी कि जिस रेट से पानी बहना चाहिए उससे कम रेट से पानी बह रहा है, तो पानी के पास पावर कम है, पानी के पास पावर कम है, तो सिल्टिंग अगर होगी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट सही निकलेगा एकदम। देखो अगर यदि यहां पर एक्चुअल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो आप लोगों की यहां पर इरोजन या स्काउरिंग अकर होती है। इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल वेलोसिटी कम है तो बैठ जाएगा ना पार्टिकल, तो आप लोगों की सेटिंग होगी, सेटलिंग होगी, या सेटलिंग कह दो या सिल्टिंग कह दो, एक ही बात है ना, सेटलिंग होगी या सिल्टिंग होगी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डी ऑप्शन लगाना सही है ना। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी फर्क है, वेलोसिटी जो है एक फोर्स ड्रैग करके लेके आती है साथ के साथ, है ना। क्लियर है? बिल्कुल सही कह रहा हूं, राहुल राजपूत भी बोल रहा है ना। हाँ
ये कह रहा है जिप्सम का यूज करेंगे। सचिन जिप्सम का यूज तब करेंगे जब एल्कलाइन सॉइल होगी। अगला, which of the following statement is correct? The time period that elapsed for the instant of the sowing of the crop to the instant of its harvesting called as the base period. देखो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, सारे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट कि जो टाइम लगेगा बीज बोने से क्रॉप के कटने का, इसको बेस पीरियड कहते हैं? नहीं, इसको हम कहते हैं कौन सा पीरियड? क्रॉप पीरियड कहते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। बेस पीरियड क्या होता है? पहली वोटरिंग से आखिरी वोटरिंग तक का लगने वाला समय, वो आपका बेस पीरियड में काउंट होता है। लेकिन ये आपसे कह रहा है कि नहीं, बीज बोने से क्रॉप के कटने तक का, तो ये आप लोगों का पहला स्टेटमेंट गलत होगा। इसको क्रॉप पीरियड में नहीं कंसीडर करेंगे, सॉरी, इसको क्रॉप पीरियड में कंसीडर करेंगे, इसको बेस पीरियड में नहीं करेंगे। बेस पीरियड पहली पानी से आखिरी पानी का। लीसी की रिजाइम थ्योरी में बेड स्लोप जो है प्रोपोर्शनल है f की पावर 2/3 के। नहीं, हमने तो स्लोप का फॉर्मूला देखा था, f की पावर 5/3 से ज्यादा होता है, 3340 q की पावर 1/6 है ना। f की पावर 5/3 अपन 3340 q की पावर 1/6, तो ये प्रोपोर्शनल है किसके? f की पावर 5/3 के। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड, कोर वाटरिंग आपकी होती है जब आप लोग की क्रॉप जो है थोड़ी सी जवान हो जाती है या थोड़ी सी फ्यू सेंटीमीटर हाई हो जाती है। तो जवानी में तो ज्यादा खाना खाते हो ना आप। सेम ये तो कह रहा है कि कोर वाटरिंग या मैक्सिमम टाइम पे पानी आप लोग तब चाहिए जब क्रॉप थोड़ी सी हाई हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओनली 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो कहां कहां पूछ लेता है, टीएसपीएससी का है, ठीक है। 5/3 बिल्कुल डी। सचिन, रोहित, सॉरी राहुल, एकदम करेक्ट जवाब है। अगला देखो, अगला कह रहा है आप लोगों से कि हेड डाइवर्जन वर्क के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहला आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सबसे पहला, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज स्टोन, सैंड एटसेट्रा शुड बी अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ द साइट। बताओ जरा, आपको हेड डाइवर्जन वर्क का पूछ रहा है, आप लोगों से बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर साइट के आसपास ही मिल जाने चाहिए। अगला कह रहा है साइट शुड बी एक्सेसिबल बाय रोड। दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही रहेंगे? एनएचपीसी का आप लोगों से यहाँ पर सवाल है, ये बी लगा रहा है ना। अच्छा, राहुल और सचिन दोनों ने बोला है दैट बी वुड बी दियर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है ना। अगर यदि आप लोगों से लेआउट की बात कर दी जाए तो दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही होने चाहिए कि सर देखो, आप लेआउट को बनाते हैं उस तरह से ना कि आपको आसपास ही सब कुछ मिल जाए और आसपास ही एक्सेसिबल हो। तो ये तो बिल्कुल दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन जो कि आपने लगाया दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें फिर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, दोनों ने सही लगा दिया आप लोगों ने ना। आगे देखो, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को लगाना है। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों से पूछा हुआ है। पहला बोल रहा है डाइवर्जन हेडवर्क आर द वर्क कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर एट द पॉइंट वेयर द कैनाल टेक्स ऑफ। जहां से आपको कैनाल निकालनी, क्या वहीं पे आप डाइवर्जन हेडवर्क बनाओगे? क्या वियर और बैराज उस जगह पे बनाए जाते हैं जहां पर आप लोगों को कैनाल बनानी है? तो स्टेटमेंट तो यार ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, हम डाइवर्जन हेडवर्क बनाएंगे क्यों, वरना हमारा तो काम यही है। बिल्कुल, तो एकदम बिल्कुल सही है कि जहां पर आपको कैनाल को बाहर निकालना होता है, जैसे यहाँ से कैनाल को निकालना है तो यहीं पे आप लोग डाइवर्जन हेडवर्क बना देते हो, है ना। डाइवर्जन हेडवर्क बनाओगे, इधर से कैनाल निकालोगे, खत्म कहानी, है ना। ये कैनाल, ये देखो डाइवर्जन हेडवर्क बनेंगे वहीं पे जहां से आपको कैनाल निकालनी है ना। तो बिल्कुल सही है। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विल इंक्लूड द मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज टू कन्वे द वाटर टू फील्ड। कि सर अगर खेतों तक सप्लाई करना है तो उसके लिए मेन कैनाल बनानी पड़ेगी, ब्रांच कैनाल बनानी पड़ेगी और आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है। कैनाल कैसे बनती है? मेन कैनाल, उसके ब्रांच कैनाल बनती है, ब्रांच की और ब्रांचेस बनती है, उसकी और ब्रांचेस बनती बनती चली जाती है, इसी तरह से बनती है। दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो, देखो कितना आसान सवाल पूछ रहा है आप लोगों से, है ना। और सारे सवाल देखो अब तक 2023 से नीचे नहीं गए अभी हम, है ना। 2023, 2024 इससे नीचे वाले सवाल तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूं आप लोगों को। आएंगे अभी कल फिर और सेशन लगेगा अभी आप लोगों का इसका, है ना। मैं सोच रहा हूँ और अच्छे तरीके से इरिगेशन कंप्लीट हो जाए, एक बार ऐसी हो इरिगेशन कि आपको दिक्कत ना आए फिर, है ना। दोबारा से हम लोग को यहाँ पर टच करने की जरूरत नहीं पड़े। एग्जाम डेट तो आई नहीं है अभी तक। अगला देखो, वायर प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग डिवाइड वॉल सिल्ट रेगुलेटर संडर स्लूसेस गैलरी और फिश लेडर, इनमें से आप लोगों को पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है डाइवर्जन हेडवर्क का? तो सारे ही तो हैं, एक ही नहीं दे रखा है बस। बताओ जरा। तो हम सब देते हैं, गैलरी नहीं देते, डैम वेम में देता ही है ना। वायर देता है, रिवर ट्रेनिंग आप लोगों का होता है
देखो ये इस तरह से होता है ना, ये पहले रिवर को ट्रेन करते हैं, रिवर को ट्रेन करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों का वो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, डिवाइड वॉल बनेगी, फिश लेडर बनेगा, वायर प्रॉपर बनेगा, अंडर स्लूसेस बनेंगे, ये सारे की सारी चीजें बनेगी, सिल्ट रेगुलेटर यहाँ पर सिल्ट रेगुलेटर बनेगा, फिर पानी आप लोग सप्लाई करेंगे आराम से, है ना, फिश लेडर, अंडर स्लूसेस, सब के सब बनते हैं, ये गैलरी नहीं बनती बस। तो ओनली फॉर वुड बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। बताना तो नहीं है पूरा लेआउट, लेआउट तो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बच्चे आज के सेशन में, है ना, उनको भी कर दो। लेसी थ्योरी है ना, आपको बोलना विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन केनेडी थ्योरी ऑफ कैनाल डिजाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द लेसी थ्योरी। केनेडी और लेसी में डिफरेंस पूछ रहा है आप लोगों से। पहला, सेडिमेंट को हमने सस्पेंशन रखा था, तो एडी हमने जनरेट करी थी फ्रॉम द बॉटम एज वेल एज साइड्स ऑफ द चैनल। बताएंगे जरा, क्या केनेडी थ्योरी में हमने यहां पर ये काम किया था? चारों ऑप्शन पढ़ लो भाई, सही तो एक ही निकलेगा। नहीं ना, देखो क्या कह रहा है, देखो इनमें से किन कंडीशन में केनेडी की थ्योरी डिफरेंट है लेसी की थ्योरी से। तो केनेडी से बोल रहा है, केनेडी ने क्या साइड ऑफ द, क्या बॉटम के अलावा साइड्स भी ली थी एडीज के लिए? नहीं ली थी ना, साइड्स ली थी लेसी ने, तो केनेडी के अंदर नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं करना है। केनेडी ने आप लोगों की प्रपोज करी थी इनिशियल ट्रू फाइनल रिजाइम कंडीशन, नहीं, केनेडी ने सिर्फ रिजाइम की कंडीशन दी, लेसी ने तोड़ के बताया कि इनिशियल रिजाइम ये होता है, ट्रू रिजाइम ये होता है, फाइनल रिजाइम ये होता है, तो ये भी गलत है। सिल्ट फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था एज अ मेजर ऑफ ग्रेन साइज ऑफ द मटेरियल, नहीं, सिल्ट फैक्टर एफ की वैल्यू 1.76 अंडर रूट डी लेसी ने इंट्रोड्यूस किया था, केनेडी ने नहीं। वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू जनरेट एनी फॉर द बॉटम, देखो इससे बॉटम से कर रहा है टू कीप द सेडिमेंट इन सस्पेंशन, साइड से नहीं कर रहा है, तो ये केनेडी ने बोला था, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। आप लोगों से पूछा तो केनेडी का है ना कि केनेडी की थ्योरी कैसे अलग है, तो क्योंकि केनेडी ने सिर्फ और सिर्फ बॉटम से एडीज निकाली और बोला कि यही सिल्ट को आप लोगों की यहां पर सस्पेंशन में रखेगी, है ना। तो ये चीजें समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आसान तो नहीं है, बट देखो क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, सचिन, ऐसे हो जाता है ना। अगला देखो, इनमें से कौन सी कैनाल है जो कि राइट एंगल पे होती है कंटूर के? देखो अगर कंटूर के प्रोपोर्शनल चली, जैसे लेट मी से आप लोगों को यहां पर सारी कैनाल इससे समझा देता हूं, है ना, इससे समझा देता हूं। अगर मान लो रिज पे, यहां ऊपर टॉप मोस्ट माथे पे, क्राउन पे अगर कोई कैनाल बना दी जाए, तो इसको हम लोग रिज कैनाल कहेंगे, रिज कैनाल। अगर किसी कंटूर, जैसे मान लो एक कंटूर लाइन ये जा रही है, एक कंटूर लाइन ये जा रही है ना, किसी भी कंटूर पे बना दो, जैसे कि मान लो इस कंटूर पे बना दी, है ना, यहां पर बना दो, इस कंटूर पे बना दी, है ना, कहीं भी बना दो भाई, और इसमें एक साइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कंटूर के नाल में, इस साइड बना दिया बहुत है, इस साइड का पार्ट बनाना नहीं पड़ेगा आपको। इसमें दोनों साइड से आप लोग यहाँ पर पानी का सप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप लोग एक ही साइड से कर पाएंगे। देखो इसके नीचे कहीं भी बना दो ऐसी कैनाल, है ना, ये सारी की सारी कंटूर कैनाल कहलाएगी, कंटूर कैनाल कहलाएगी। एक होती है साइड स्लोप कैनाल, वो बनती है डायरेक्ट ऐसी, ये सीधी ऐसी, ऐसी, ये इस तरह से। तो देखो कंटूर के प्रोपोर्शनल कैसे बनी, देखो ये कंटूर लाइंस जा रही है सारी की सारी, है ना, इसके आप लोगों ने यहाँ पर इसके राइट एंगल पे कोई कैनाल निकाली, तो कौन सी निकलेगी? डायरेक्ट पानी बहा दिया ना, देखो सीधा, ये कंटूर लाइन है, ये 105 की होगी, ये 100 की होगी, और इसकी डायरेक्टली आपने ऐसी कैनाल बना दी। ये कंटूर लाइन है, ये देखो ये कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन है, इसके जस्ट राइट एंगल पे ये कैनाल बना दी। कौन सी कैनाल दी? साइड स्लोप कैनाल। सबसे तेज तरीके से पानी किसमें से जाएगा? साइड स्लोप कैनाल से। अब देखो स्प्रिंकल इरिगेशन के क्वेश्चन है आप लोगों का। Sprinkler irrigation is suited to crops requiring frequent and large depth of the irrigation during the high winds and temperature. अगर तेज हवाएं चल रही है तो क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन देंगे? नहीं देंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन में फव्वारे के जैसे फव्वारे हैं, जैसे यहां से आप में फव्वारे दोगे ना, फव्वारे यहां से फव्वारे जाएंगे ऐसे, और इस पूरे के पूरे एरिया को आप लोगों का यहाँ पर पानी देंगे, है ना। तो अगर मान लो हवा चल गई ऐसे, तो ये फव्वारे यहां तक पहुंचेंगे नहीं, पूरे का पूरा एरिया आप लोगों का इरिगेट ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब भी बहुत तेज हवाएं चल रही है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन को अवॉइड करते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज सूटेड टू क्रॉप्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट इरिगेशन क्लोज टू द रूट ड्यूरिंग हाई विंड्स एंड टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है।
अगर देखो बार बार पानी चाहिए तो बूंद बूंद पानी चालू कर दो वहां पर, है ना, और ज्यादा पानी है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पेड़ है, आप यहीं पे पानी डाल रहे हो, डायरेक्ट यहाँ पर पानी डाल रहे हो इसके रूट जोन में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो बिल्कुल सही निकलेगा यहाँ पर, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 जो है इनकरेक्ट है। तो ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पर इसमें टिक कर देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप तो चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना, ठीक है। सचिन और राहुल, आई होप तो चीजें आप लोगों को यहाँ पर सही से समझ में आई होगी, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। बाकी देखो अभी कल भी आप लोगों की शाम को 5 बजे की क्लासेस रहेगी। इरिगेशन की स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूँ वही मैं आगे की तरफ भी कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर फुल बैच चाहिए तो आप एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को करवा के दे दिए है ना, 12 के 12। हालांकि इरिगेशन यही पे भी यूट्यूब पे आप लोगों को यहाँ पर चलने वाला है। इसके बाद बीएमसी हमारा जो आखिरी सब्जेक्ट बचा है वो हम लोग करेंगे, जैसे बीएमसी, सीटी, बीटी और मेंटेनेंस वगैरह वो सब, वो आप लोगों का यहाँ पर चालू होगा एप्लीकेशन के ऊपर ही, ठीक है। आप चाहे तो अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं बाकी अगली वीडियो में जो कि कल शाम 5 बजे आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।